नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट ISPCS में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 6 NCERT पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था चैप्टर 3 में कि सरकार क्या है। सरकार जो है 3 स्तर पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। इन सभी को पढ़ने का इन सभी को पढ़ करके हम लोग समझने का प्रयास किए थे और अमेरिका में यह भी जानने का प्रयास किए थे कि अमेरिका में वोट देने का जो अधिकार है वो 1920 में हुआ था और वहीं इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार ठीक 8 साल बाद यानी कि 1928 में हुआ था। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है, आखिर वे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सरकार को प्रभावित करते हैं। इसी को जानने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता, ठीक है, इक्वालिटी एवं न्याय यानी कि जस्टिस के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी को पढ़ते हैं। यानी कि माया को ध्यान में रखकर इस चैप्टर का विकास हुआ है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। एग्जाम में दक्षिण अफ्रीका से क्वेश्चन याद आ गया मुझे कि साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। यही वजह कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, एनआरआई डे मनाया जाता है, NRI डे मनाया जाता है, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी के रूप में भारत में मनाया जाता है। इसे ध्यान में आप रखिएगा। गांधी जी कहाँ पे थे, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये रहा, ये पूरा अफ्रीका है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ये पूरा अफ्रीका है। ठीक है, ये जो है ये पहले अफ्रीका का ही हिस्सा था, लेकिन ये कट करके समुद्री विक्षेप के कारण से, भूपटल के चेंज होने की वजह से ये इस हिस्सा जो है यहाँ से टूट करके अलग हो गया। ठीक है, इसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मेडागास्कर। और यहाँ पे है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे है साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस चैप्टर में लिखा क्या है। ठीक है, जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है दक्षिण अफ्रीका का। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत गोरे और श्वेत काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी कि एक स्क्रैप बुक मिला। उस स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। कतरनों का मतलब हो गया कि अखबार के कुछ ऐसे आर्टिकल थे जिसे काट करके उस दस्तावेज में चिपकाए गए थे। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। ठीक है, उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से उसे, नाम क्या था उसका, हेक्टर पीटरसन, जिसे गोली मार दी गई थी। तो माया की माँ ने, ठीक है, ये एक छोटा सा चित्र दिया गया है जिसमें उसे यह दस्तावेज मिलता है। ठीक है, उसे यह दस्तावेज मिलता है और जिसमें यह माँ से पूछती है तो माँ ने बताया कि उसे गोली मार दी। आखिर क्या वजह था कि उसे गोली मार दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। माया की माँ ने समझाया कि, ध्यान दीजिएगा, कि माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद, ठीक है, रंग भेद यानी काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था रंग के आधार पर, चमड़ी के आधार पर। रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग तो न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर में ऐसा रंग भेद की वजह से लोगों में इतना भेदभाव या क्यों किया जाता था। ठीक है, नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। वो काफी गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो भी शायद रंग भेद का शिकार हो गई होगी उस समय, जिसकी वजह से काफी उसकी आवाज में गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी अलग अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल और बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता था। एक ही क्षेत्र में रहने के बावजूद भी आपसी मतभेद रंग की वजह से होता था।
ठीक है। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, यानी रिजर्व थी। और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था, सुवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। अब कहानी का विकास हो रहा है, ठीक है। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वो यह भाषा नहीं सीखना चाह रहे थे या फिर उन पर अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि वो अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी, यानी हेक्टर पीटरसन को लगी, और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका जो है, वह लोकतांत्रिक सरकार का गठन उसमें कब हुआ? तो वह हुआ आपका 1994 में। किसके द्वारा किया गया? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर का माना जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रश्न थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा है कि आइए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। ठीक है, अगर कोई सरकार लोकतांत्रिक है तो इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पॉइंट लिखा हुआ है भागीदारी, भागीदारी यानी कि हिस्सेदारी। हिस्सेदारी और भागीदारी कहने का मतलब है कि किसी चीज में शामिल होना। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे और उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित, ध्यान दीजिएगा, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। ठीक है, एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन यह है कि जब तक उनका जो प्रभुत्व है, जब तक उनकी सत्ता, यानी कि जब तक उनकी बहुमत आपका लोकसभा में बनी रहती है केंद्र स्तर पर, और राज्य में आपका विधानसभा में बनी रहती है, तब तक ही वो अपने पद पर बने रहेंगे। अन्यथा उनको पद को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, पद को छोड़ना पड़ेगा, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, भागीदारी के अन्य तरीके। आखिर में क्या भागीदारी के अन्य तरीके क्या है? चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। ठीक है, इससे हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। पहले हम चैप्टर को पूरा देख लेते हैं कि क्या इसमें पढ़ा, खत्म करते हैं इसको। भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना कर, ठीक है, अपनी भागीदारी निभाते हैं। आलोचना करने से क्या होता है कि जो सत्तारूढ़ जो सरकार है उसकी गलतियों पर जो विरोधी पार्टियां हैं वो उस पर अंकुश लगाती है, उससे प्रश्न उठाती है। ये जो कार्य है वो ठीक से नहीं होता है। प्रश्न उठाना भी एक तरह से अच्छा ही होता है। इससे जो सत्तारूढ़ जो पार्टियां होती हैं उन्हें यह मौका मिल जाता है अपनी गलतियों को सुधारने का। ठीक है, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान, ठीक है, चलाया। सरकार ने हस्ताक्षर अभियान को ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, इसमें हस्ताक्षर अभियान करके उस मुद्दे पर प्रश्न उठाया जाता है और उस समय तमाम राज्य स्तर पर या फिर आपका स्थानीय स्तर पर, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको समझाने का प्रयास करूं कि मान लीजिए कि हम एक ऐसा समाज है या फिर एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग इसका काफी ज्यादा मतलब अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर अभियान यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आधार पर उस समाज में रह रहे सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया और हस्ताक्षर किए हुए जो प्रतिलिपि है उसका मतलब एक चिट्ठी लिख करके
एक लेटर लिख करके उन्होंने क्या किया, काउंसलर को सबमिट किया, जिसके आधार पर काउंसलर ने यह जताया कि हाँ सचमुच में यहाँ के लोगों को केवल एक लोग इसमें शामिल नहीं है, बल्कि समाज में रह रहे बहुत ही लोग हैं जो इनको इस चीजों की क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इस आधार पर वहां पे क्या की जाती है, एक आपका पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाती है। इसे ही कहा जाता है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में कहते हैं हस्ताक्षर अभियान। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है और सरकार के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सरकार को अवसर मिलता है कि उस चीजों पर क्या कर सके, वो अपनी सहमति जता सके या फिर उसको सुधारा जा सके या फिर उसे सुधार सके, या किस प्रकार सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा पानी का कोई कहीं बाल्टी लगाया, कहीं घड़ा लगा हुआ है, तो इस बात को यह दर्शाता है कि यहाँ इस इलाके में पानी की कमी है। हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रही होगी, यानी कि लोग यहाँ पे सामना कर रहे हैं कि यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था उचित व्यवस्था नहीं है। संपादक के नाम चिट्ठी, पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टर पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। ठीक है, कार्रवाई, यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए, यानी कि बाघ की खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इसे मुद्दे को पूरी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चीज आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कि जैसे कि अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वह यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे सके। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, ध्यान दीजिएगा, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए हो पाती है। अगर देश के लोग सजग और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से गई कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन है और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी, ठीक है, जुलूस निकालने में या फिर जुलूस जो निकल रहा है, इससे समझने में हमें यह मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। आखिर में वो कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से देश की जो जनता है या फिर स्थानीय सरकार या फिर राज्य सरकार की जो जनता है वो सरकार से नाखुश है, आखिर उनकी मांग क्या है। इससे ये पता चलेगी कि उनका डिमांड क्या है। विवादों का समाधान, अपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि करना सही नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह पूरी तरह से मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके का सहारा लेते हैं और तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में हम पढ़ें और ये समझे कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है, यानी कि सरकार किस तरह से इन समस्याओं का निपटारा करती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या के कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं
जिसकी वजह से भीड़ जो क्या हो जाती है, आक्रामक हो जाती है और लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान पूरी तरह से निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको उनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर किया जाता है। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कारण बन जाती है। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। तो कावेरी जो नदी है वो किन दो राज्यों के बीचों का विवाद है, तो वो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण राजा सागर बांध कहाँ पे अवस्थित है, तो वह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। याद करना बिल्कुल आसान है। क से कर्नाटक, क से कृष्ण राजा सागर में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी में बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। और तमिलनाडु के मेट्टूर बांध, तो मेट्टूर बांध कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। से भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो चित्र दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि पिछले 30 सालों से दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक, कर्नाटक में कृष्ण राजा सागर बांध और तमिलनाडु में मेट्टूर बांध के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद भी कावेरी नदी शांत भाव से क्या कर रही है, बह रही है। ठीक है, बहती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। ठीक है, और वहीं तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यह जो मुद्दा है दो राज्यों के बीच का है। ठीक है, और जो नदी है वो राष्ट्रीय मुद्दा है, ना कि किसी राज्य का मुद्दा है। और दो राज्यों के बीच में आपसी झड़प होने के बाद इसका जो निपटारा करने का जो कार्य करेगी ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा, ना कि राज्य स्तर पर। कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए और दोनों राज्य आपस में न लड़े। ठीक है, समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, जिसका वर्णन किया गया हमारे 14 से लेकर के 18 तक में। ठीक है, फंडामेंटल राइट का यह हिस्सा है। समता के प्रति वचनबद्ध होना, न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर 17 में किया गया है। यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा था इस बार। ठीक है, 2023 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची। हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था एक कहानी में, जहां पे उन्होंने जैसे ही बताया कि हम लोग महार जाति से हैं, तो वहां से स्टेशन मास्टर और जितने भी बैलगाड़ी जिस सवारी थे जो ले जाना चाहते थे उन्हें ले जाने से मना कर दिया गया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, जो कि हमारे देश के, भारत के संविधान निर्माता हैं, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, बराबरी यानी कि समानता का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान भी करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़के से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता, ठीक है, जितना उसे देना चाहिए। ठीक है, जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत और अन्यायपूर्ण है, क्योंकि दोनों को बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। समानता मतलब दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय और छुटकारा पा सकेंगी, अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या फिर पूरी तरह से कम करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर था वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और इससे जितने भी प्रश्न हैं, जैसा कि तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है, कर्नाटक में कृष्ण राज सागर बांध है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में विवाद का जो कारण है वो कावेरी नदी है। और भी बहुत सारे प्रश्न थे जिनको मैंने डिस्कस किया, आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और वापस एक बार दोहरा लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।